हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं RN रति नर्सिंग एकेडमी पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पोलियो माइलाइटिस। काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा और बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन रिपीटेशन होना बहुत ज़रूरी है और जो सभी का पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसीलिए आपको टॉपिक को एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करना चाहिए। एंड जो लोग वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं उन लोगों को तो नोटिफिकेशन मिलती ही है गाइज, लेकिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन रेगुलरली वीडियो वॉच नहीं करते हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वॉच करते हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि सब्सक्रिप्शन फीड को चेक करना है, क्योंकि वहीं पर आपको वीडियोस शो होती हैं और फिर आप देख सकते हो कि कितनी जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं और आपने कितनी वीडियोस मिस कर दी हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी न्यू वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वॉच करते हैं, तो उन लोगों के पास तो वैसे भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर कि चैनल को आपको सर्च करना है RN रति नर्सिंग एकेडमी के नाम से। फिर उसके बाद आप चैनल के ऊपर आ जाएंगे और फिर वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो न्यू वीडियोस अपलोड हुई हैं वो कौन सी वीडियोस हैं। इस तरीके से आप जो न्यू वीडियोस हैं उनको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पोलियो माइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और मेनली ये जो डिजीज़ है वो ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि पोलियोमाइलाइटिस के अंदर जो बॉडी का जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन है या सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा या फिर प्राइमरीली अफेक्ट होता है। तो आंसर है ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एंड इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जब वो अफेक्ट होते हैं, लाइक ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अगर ये पोलियो की जो कंडीशन है उसके अंदर इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो पैरालिसिस की कंडीशन है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पैरालिसिस है वो 1 या 2% केसेस के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। सभी केसेस के अंदर पैरालिसिस होगा ये ज़रूरी नहीं है। एंड जब भी पोलियोमाइलाइटिस की वजह से डेथ होती है किसी केस के अंदर, तो यहाँ पर जो रीज़न होता है वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। स्पाइनल और बल्बर का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन होती है, उसी की वजह से कैंडिडेट की डेथ होती है। तो ये भी अगेन इसका एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि पोलियोमाइलाइटिस के अंदर डेथ हो रही है तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है। एंड 25 फरवरी 2012 को WHO ने इंडिया को पोलियो एंडेमिक कंट्रीज़ की जो लिस्ट होती है उससे रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद से जो पोलियो के केसेस थे वो देखने को नहीं मिले थे। तो यहाँ पर इस डेट को नोट डाउन आपको करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो 25 फरवरी 2012 वो डेट है जब WHO ने पोलियो एंडेमिक कंट्रीज़ की जो लिस्ट है उससे इंडिया को रिमूव कर दिया। इसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो एजेंट जो है पोलियो वायरस इसका एजेंट है, उसी के थ्रू ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है। एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ पर 2 तरीके से इसका जो ट्रांसमिशन है वो हो सकता है। फर्स्ट है फीसिस के थ्रू। ये जो वायरस है वो मेनली फीसिस में पाया जाता है एंड कुछ वीक से लेकर 3 मंथ तक ये जो
वायरस है वो यंग चिल्ड्रन की जो फीसेस होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है जब यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर ये जो डिजीज़ है वो फेरेंजियल सिक्रीशंस के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं या फिर इलनेस हो रही है वहाँ पर ये जो वायरस है वो थ्रॉट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो थ्रॉट के सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये दो मेन रूट्स हैं जिनकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है। एंड पोलियो के जो केसेस हैं वो मेनली आपको देखने को मिलेंगे, जो एज होती है 1 से लेकर 2 साल का जो पीरियड है, जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप में वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं पोलियो की वजह से। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मेजर एज ग्रुप होता है 1 से लेकर 2 साल का जो पीरियड है जिसमें जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मेनली पोलियो से अफेक्ट होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप है पोलियो के लिए। तो ज़्यादातर जो केसेस हमें देखने को मिलेंगे वो इसी एज ग्रुप से देखने को मिलते हैं। एंड पोलियोमाइलाइटिस की जो कंडीशन है वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन अगर हम देखते हैं तो ओवर क्राउडिंग जो एरियाज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा है और पुअर सैनिटेशन भी है साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डिजीज़ है उसके स्प्रेड होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मेनली जो रेनी सीजन है यहाँ पर स्पेसिफिक टाइमिंग है, लाइक जुलाई से लेकर सितंबर का जो टाइम है उसके अंदर जो केसेस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो डिजीज़ है वो ज़्यादा जल्दी से फैलती है इस टाइम पीरियड के दौरान में। तो ये कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है पोलियोमाइलाइटिस के स्प्रेड होने के लिए। पोलियोमाइलाइटिस का जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी मीन्स कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जब सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है, एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो पोलियो के जो केसेस हैं उनके अंदर जो इन्फेक्शन है वो 7 डेज से लेकर 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर जब सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो 7 दिन से लेकर 10 दिन का जो पीरियड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये पीरियड होता है जो कि पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कहलाता है। सो इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 7 to 10 days before and after onset of symptoms। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एंड सेकंड रूट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जब कोई पोलियोमाइलाइटिस से अफेक्टेड जो कैंडिडेट है वो अगर स्नीज करता है, कफ करता है, तो कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो इन्फेक्शन है वो एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड जो अक्यूट स्टेज है उसके अंदर ये जो वायरस है वो फेरिंग्स के अंदर जो सिक्रीशंस है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड पोलियोमाइलाइटिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 to 21 डेज का होता है जब यहाँ पर सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है 7 से लेकर 21 दिन का, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड है पोलियोमाइलाइटिस का। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। पोलियो के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर ये जो डिजीज़ है वो डिफरेंट जो इसके टाइप हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर नॉन पैरालाइटिक पोलियो। जैसा कि नाम से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉन पैरालाइटिक है, मीन्स इसके अंदर जो पैरालिसिस के सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। एंड इसको अबॉर्टिव पोलियो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो टाइप है ये एक फ्लू टाइप का
जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मेजरली जो इसके अंदर साइन हमें दिखाई देंगे वो फीवर हो सकता है या फिर सोर थ्रोट भी प्रेजेंट हो सकता है। एंड इसके साथ में हेडेक, वॉमिटिंग, फटीग की जो कंडीशन है, जो जर्नली हमें फ्लू की जो कंडीशन होती है उसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो ही सारे सिम्टम्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर ये कंडीशन थोड़ी और सीवियर होती है तो फिर यहाँ पर बैक पेन हमें दिखाई दे सकता है और इस बैक के अंदर स्टिफनेस भी हो सकती है, या फिर नेक के अंदर भी पेन हो सकता है और स्टिफनेस भी हो सकती है। एंड मसल्स के अंदर जो वीकनेस है या फिर जो टेंडरनेस है, मीन्स जो पेन है मसल्स के अंदर, वो भी हमें इस नॉन पैरालाइटिक जो टाइप है ये सिम्टम्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सो मेजर जो साइन होंगे नॉन पैरालाइटिक पोलियो में वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पैरालाइटिक पोलियो। जैसा कि नाम से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे उसके अंदर हमें पैरालिसिस के जो साइन हैं वो देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो इसमें जो सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे वो बिल्कुल ही सेम होंगे जैसा कि नॉन पैरालाइटिक पोलियो में हमने देखे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन और सीवियर होती जाती है डिजीज़ की, तो यहाँ पर फिर हमें जो पैरालिसिस के साइन हैं लाइक लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस है या फिर सीवियर मसल्स एक एंड वीकनेस देखने को मिलेगा हमें मसल्स के अंदर। एंड जो लिम्स हैं उनके अंदर लूजनेस एंड फ्लॉपीनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ही जो पैरालिसिस की और ले जाने वाले सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे हमें मेजरली देखने को मिलते हैं। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो टाइप है वो पैरालाइटिक पोलियो का टाइप है। यहाँ पर जो पैरालाइटिक पोलियो है इसको भी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अगर ये जो पैरालिसिस है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो रहा है, यहाँ पर ये जो पोलियो है वो स्पाइनल पोलियो कहा जाता है। एंड अगर ये पोलियो ब्रेन स्टेम को अफेक्ट कर रहा है तो ये जो पोलियो है इसको फिर बल्बार पोलियो कहा जाता है। और जो थर्ड टाइप है वो बल्बो स्पाइनल पोलियो कहा जाता है। तो इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन स्टेम है वो दोनों ही अफेक्ट हो रही हैं। तो इस तरीके से जो पैरालाइटिक पोलियो है उसके अंदर हमें जो कैटेगरी है डिफरेंट कैटेगरी है कि जो पैरालिसिस है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हो रहा है, उसकी वजह से जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इनको हम फिर इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये स्पाइनल पोलियो है या फिर बल्बार पोलियो है या फिर बल्बो स्पाइनल पोलियो है। थर्ड जो टाइप है वो है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। जैसा कि नाम से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पोस्ट पोलियो मीन्स कि पोलियो के बाद यहाँ पर कुछ और हमें अदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो कैटेगरी है वो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहलाती है। तो जैसे कि ये कंडीशन है इसके अंदर किसी को पोलियो हुआ है ऑलरेडी एंड उसके सालों बाद कुछ सिम्टम्स हैं जो यहाँ पर अराइज हो रहे हैं, लाइक यहाँ पर जो मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं उनके अंदर वीकनेस और पेन हमें दिखाई दे रहा है, या फिर फटीग और मसल्स वेस्टिंग का जो एक साइन है। यहाँ पे मसल्स की जो एट्रोफी है वो हमें देखने को मिलेगी। तो मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगी एंड साथ में ब्रीदिंग एंड स्वेलोइंग का जो प्रॉब्लम है वो भी हमें यहाँ पर वर्स होता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके के जो साइन है वो हमें पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जो है उसके अंदर दिखाई देते हैं। पोलियो जो डिजीज़ है उसको हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो डायग्नोस्टिक मेथड अवेलेबल हैं उसमें स्टूल स्पेसिमेन को हम यूज़ कर सकते हैं या फिर थ्रोट स्वाब को यूज़ किया जा सकता है। एंड ब्लड सैंपल कलेक्ट करके भी जो पोलियो वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं ब्लड के अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या फिर
CSF एग्ज़ामिनेशन के थ्रू भी ये जो डिज़ीज़ है इसको डायग्नोस किया जाता है। यहाँ पर आपको जब भी हम CSF एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो जो ल्यूकोसाइट्स काउंट है वो बढ़े हुए दिखाई देंगे एंड कुछ प्रोटीन है। सो इस तरीके से जो CSF एग्ज़ामिनेशन है वो इस केस में किया जाता है। लेकिन जो मेन डायग्नोस्टिक मेथड है वो स्टूल स्पेसिमेन है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि ये जो डिज़ीज़ है वो फीको ऑरल रूट के थ्रू स्प्रेड होती है और जो वायरस है वो मेनली फीसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा मेन डायग्नोस्टिक मेथड होता है वो स्टूल स्पेसिमेन ही होता है। उसी के थ्रू जो वायरस है उसको आइसोलेट किया जाता है और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। या फिर जो थ्रोट स्वैब है वो यहाँ पर सेकंड चॉइस होती है, क्योंकि जो फेरेंसिक सिक्रीशंस हैं उसके थ्रू भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पर ये जो स्वैब है इसको कलेक्ट किया जाता है और फिर जो वायरस है उसको आइसोलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो दो मेथड हैं वो ही बहुत प्रिफर्ड मेथड है इसको डायग्नोस करने के लिए। और जो ब्लड सैंपल एंड CSF का एग्ज़ामिनेशन है ये बहुत ही रेयर केसेस में किए जाते हैं। एंड पोलियो जो डिजीज़ है उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सिर्फ जो सिंगल जिसको हम कह सकते हैं कि ऑप्शन अवेलेबल है वो है यहाँ पर वैक्सीन्स के थ्रू ही हम पोलियो का जो प्रिवेंशन है वो कर सकते हैं। एंड पोलियो का जो वैक्सीन है वो दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है। किल्ड वैक्सीन के रूप में भी हमें मिलता है और लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स के रूप में भी। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पोलियो वैक्सीन, जिसको कि साल्क पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है। और दूसरा जो वैक्सीन है वो है सेबाइन और इसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है, जो कि काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। और आपको इसको याद रखना है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो सेबाइन कहा जाता है उसको, एंड जो इनएक्टिवेटेड है वो है साल्क पोलियो वैक्सीन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है सेबाइन कौन सा होता है और साल्क कौन सा होता है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो ओरल वैक्सीन है जिसको कि हम OPV कहते हैं और ये एक सेबाइन टाइप का वैक्सीन है, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसके जो 3 डोजेज हैं वो दिए जाते हैं, जो कि 1 मंथ के इंटरवल पर दिए जाएंगे। एंड इसके बाद जो बूस्टर डोज लगता है वो है 16 to 24 मंथ्स का जो पीरियड है उसके अंदर हम बूस्टर डोज को लगा सकते हैं। एंड OPV के साथ में DPT या फिर BCG, ये जो वैक्सीन्स हैं इनको भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आपको सीरीज़ देखने को मिलती है, वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि OPV के साथ में आप कौन कौन से और वैक्सीन्स को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि DPT भी लगाया जा सकता है OPV के साथ में और BCG भी लगाया जा सकता है। एंड पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, लाइक अगर कैंडिडेट चाइल्ड है और वो सिम्टोमेटिक है HIV इन्फेक्शंस के साथ में, तो यहाँ पर हम क्या उसको OPV लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक जो दूसरा वैक्सीन है IPV, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है पोलियो वैक्सीन का, तो उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो HIV इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पर जो कैंडिडेट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। एंड जो OPV वैक्सीन है वो एक लाइव वैक्सीन है, उसके अंदर जो भी वायरस है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, लाइव फॉर्म के अंदर है। तो उस वजह से हम यहाँ पर जो HIV का चाइल्ड है उसको OPV ना लगाकर उसको IPV लगाएंगे, जिसके अंदर जो पोलियो का वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई
चाइल्ड है वो सिम्टोमेटिक है HIV इन्फेक्शन के साथ में, तो वहाँ पर हम OPV को यूज़ नहीं करेंगे, IPV को यूज़ करेंगे। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हॉट मिल्क एंड हॉट फ्लूइड्स जो होते हैं उनको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्या वैक्सीन्स के साथ में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास कि इस तरीके के जो फ्लूइड्स होते हैं, हॉट मिल्क है, हॉट फ्लूइड है, उनको हम एटलीस्ट आधे घंटे तक यूज़ नहीं करेंगे जब हम पोलियो वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो आधे घंटे बाद ही इस तरीके के जो हॉट फ्लूइड्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना होता है। एंड अगेन ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डेवलप होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको हम फीड करवा सकते हैं बेबी को, अगर बेबी भूखा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर बेबी को OPV एडमिनिस्टर किया गया है तो उसके जस्ट बाद हम ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं बेबी को। सो इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर कि हम OPV के बाद में ब्रेस्ट मिल्क कितनी देर तक नहीं दे सकते। यहाँ पर हम इमीडिएटली बेबी को ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। Till then, take care, keep studying and bye-bye.